ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो अपना सवाल है वही लास्ट क्वेश्चन था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, उसी को लिख के रखे थे ना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज इसको कंटिन्यूटी को अपन खत्म कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन एक है, बस उसको बताना है। उसके बाद जो मैंने लिखने के लिए बोला था उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है। तो बेसिकली काफी टाइप के क्वेश्चन हम कर लिए थे, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन करवा तो रहा हूँ मैं, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं यार कितनों को समझ में आएगा, कितनों को नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्यादातर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाना समझने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन को जानने से पहले ना अपने को ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते किसको है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पता है क्या किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? इसका मतलब ये है कि मान लो 2.6 लिखा अपन ने, और इसका हम पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो होगा क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? जो भी इसके ठीक पहले नंबर लाइन में इसको प्लॉट कर दो। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे 2.6 कहाँ पे आएगा? ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। तो भाई 2 और 3 के बीच में आएगा ना 2.6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.6 का क्या होता है? इसके पीछे वाला इंटीजर, यानी कि 2 हो जाएगा। कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25 क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट करके देख लो इस नंबर को, इसके पीछे वाला जो भी इंटीजर होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है। अगर कोई पूछे -2.25 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई बता सकता है भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2.25 का? -3.25। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिए। देखो 0 है ना, तो इधर पे -1 होगा, इधर -2 होगा, और इधर -3 होगा। तो ये एक्चुअली लाई कहाँ पे करेगा? -2.25। दिस विल लाई यहाँ कहीं पे -2.25 ऐसा होगा। तो इसके पीछे वाला इंटीजर कौन सा? -3 है। तो ध्यान रखना, पीछे वाला इंटीजर यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में आई बात? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमने समझ लिया ये होता क्या है। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर ले लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। है ना? बात आ गई होगी समझ में। अच्छा, इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कोई पूछे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 ही होगा। इंटीजर के ऊपर वो खुद होता है। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन क्या था? किसी को कोई डाउट है अगर इसमें तो पूछो। कोई पूछना चाहता है अगर कुछ तो इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो बात यह है कि सवाल क्या था हमारा? सवाल ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमको प्रूफ करना था कि वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अदरवाइज हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैं लिखवा चुका था, अभी डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? दो बातें प्रूफ करनी है, एक कि वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरा कि इंटीजर के अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों बातों को हम प्रूफ करेंगे। थियोरेटिकल है ना थोड़ा क्वेश्चन ये, इसमें बहुत सारे छोटे अरे क्या पंगा है यार ये। अब सब सही है? दिखाई दे रहा है? पता नहीं क्या पंगा हो गया था यार ये। आवाज और सब कुछ सही है क्या? पहले बताओ मेरे को। यस सर।
कुछ दिक्कत चल रही है, 1 मिनट रुको। ये क्या नाटक हो गया आज। ठीक है भाई, पता नहीं अपने आप कैसे गायब हो जा रहे हैं। अब आ गया होगा वीडियो, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या पंगे हैं। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट के बी एनी इंटीजर। ठीक है, के मान लेते हैं कोई भी इंटीजर है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये के के ऊपर अभी रीडिफाइन होगा। कैसे रीडिफाइन होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है, जो कि बड़ा ब्रैकेट एक्स, ये क्या बन जाएगा। देखो के क्या है, कोई इंटीजर। तो अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं जो मान लो के -1 से के बीच में है, थोड़ा सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी। के क्या है, कोई इंटीजर है। के अगर कोई इंटीजर है तो के-1 भी कोई इंटीजर होगा। तो के-1 से के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली के-1 होगी। और अगर के से के+1 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, के। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई है तो बताओ, अभी अभी जस्ट बता दो, ठीक है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। के से लेकर के के+1, भाई के क्या है, कोई इंटीजर। तो के से के+1 यानी उससे एक बड़ा इंटीजर, क्या तेरे पास जीवन ये। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन किए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ नहीं पाए होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते किसको है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि ये होता है GIF। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2.5 ले लेते हैं, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, पीछे वाला इंटीजर यानी कि 2। किसी भी पॉइंट का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना मतलब उसके पीछे वाला इंटीजर है ना, समझ में आ रही बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ के कोई भी एक इंटीजर है, तो अगर हम के इंटीजर है तो के-1 भी कोई इंटीजर होगा। के-1 और के बीच में अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू के-1 ही होगी। और के+1 के बीच में कोई इंटीजर लेते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने रीडिफाइन कर दिया है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन की, किसके ऊपर, के ऊपर। के पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। के क्या है, कोई इंटीजर, यानी इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इस फंक्शन की। वही करना था हम लोग को इस सवाल में, पिछली क्लास में इसको लिखवा के छोड़ दिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू के के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के नेगेटिव, के पे लेफ्ट हैंड लिमिट। के से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, के पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा के-1। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं के-1। समझ में आ रही बात। तो अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू के-1 भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू के-h कर दो, जहां पर h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर, अच्छा x टेंडिंग टू k-, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट पे लिमिट लगाएं, क्या मतलब है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो k-1 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो k-1 क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई इंटीजर है, तो उसके ऊपर लिमिट को चेंज करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो वही आने वाला है। तो ये आ गई तेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, कहां पर, एट एक्स इक्वल्स टू के पे। ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू के पॉजिटिव। के से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है भाई, के से बड़े के लिए ये वाला हिस्सा है ना फंक्शन, ये। तो ये कितना आ गया, ये के आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर के-1 है, राइट हैंड लिमिट के ऊपर के है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f of x is discontinuous at x equals to k। के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, और के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि f of x equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर x is discontinuous at all x, all integers, ऐसे लिखिए all integers। तो सारे के सारे इंटीजर के ऊपर
ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना था कि इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है। तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हमने प्रूफ कर लिया। अब इसी का सेकंड चीज सॉल्व होता है, समझ लो सेकंड केस सॉल्व होता है। ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, सेकंड केस अभी इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद बताऊंगा। उसमें क्या करेंगे हम, नॉन इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो इसको नोट कर लो, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चैट का ध्यान रखना, चैट किससे करनी है, खासकर जो नए बच्चे हैं। आज कुछ बच्चे इस क्लास में पुराने भी हैं लेकिन कुछ ही आए हैं। कौन है? अरे नाइसा सिंह, पूरा मेरे को कुछ मुंडा वाला बैच दिख रहा है इसमें। कुमार, नाइसा, और कौन है भाई, अमरीशा त्रिवेदी, बस। चलो कोई नहीं, अभी इसके बाद ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो उसमें फायदा हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्राफ बना के डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? बाय लुकिंग भाई। बहुत बढ़िया इनकर। बेटा हम लोग ना इस वक्त बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव पढ़ाता तो ये सब बात ही नहीं करते। ग्राफ से तो एक सेकंड में पता चलता है। क्लास 11th में इसका ग्राफ बनवाया था मैं। क्लास 11th में फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था ना, तो इसका ग्राफ डेफिनेटली बनवाया हुआ है। और उस ग्राफ को देख करके कोई बच्चा भी बता देगा कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है। क्या होता था, 0 से 1 के लिए यहाँ से ऐसे चलते थे, ऐसे चल के यहाँ पे ऐसा ऐसा सीढ़ियां बनती थी। अब पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, बट पिछली क्लास में डेफिनेटली मैंने कराया है, हर बच्चे को कराया होगा। तो ये देखोगे यहाँ पर ना, बस ये इंटीजर के ऊपर जाके ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अदरवाइज हर जगह कंटिन्यूअस है। फिर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, फिर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस। समझ आ रही बात? तो वही चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। तो इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर लिए, इतने हिस्से को मिटा रहा हूँ। अब नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे। जैसे के हमने इंटीजर माना है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नॉन इंटीजर पॉइंट ले लेंगे। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है? ये लिख लियोगे, मैं मान के चल रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता, नहीं लिखी तो भाई इन लोग की मेंटल स्थिति नहीं पता मेरे को ना। 12th वालों को चल के आ रहा है जिंदगी में। 12th मतलब सीनियर 12th, अभी दो 12th चल रही है, ठीक है? तो जो सीनियर 12th है उनका बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल क्या है कि कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है बोर्ड। अभी पता नहीं उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ज्यादातर चांसेस किसके हैं कि एग्जाम होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऐसा, ठीक है? बाकी क्लियर तो कुछ भी नहीं है, तो श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, लेट स्मॉल a बी एनी रियल नंबर। स्मॉल a क्या ले लिए, कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है? अदर देन इंटीजर, ऐसा जरूर लिखो। रियल नंबर है लेकिन अदर देन इंटीजर, ठीक है? तो ये स्मॉल a कोई नंबर ले लिए जो कि इंटीजर नहीं है। के क्या लिए थे, कोई इंटीजर लिए थे। तो इंटीजर के ऊपर हमने इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ किया। अब ये अदर देन इंटीजर कोई रियल नंबर नहीं है स्मॉल a, इस पे इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, स्मॉल a कोई भी एक रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है? अदर देन इंटीजर सच दैट, हमने मान लेते हैं कि सच दैट ये जो a है ये किसके किसके बीच में आ रहा है, k-1 और k के बीच में आ रहा है। भाई a अगर कोई नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, कोई भी नॉन इंटीजर नंबर किसी दो इंटीजर के बीच में ही आता है, ये तो पक्की बात है। कोई भी नॉन इंटीजर किसी दो इंटीजर के बीच में ही आता है। तो ये अगर नॉन इंटीजर है तो इन दोनों इंटीजर के बीच में आ रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है? कि इसके बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझ सकते हो ना, नंबर लाइन है, यहाँ पे k-1 कोई इंटीजर है, यहाँ पे k कोई इंटीजर है, इसके बीच में पड़ रहा है ये a, ठीक है? समझने के लिए समझ गए। तो अब क्या करते, इस ए पॉइंट पे जो कि इंटीजर नहीं है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे कि क्या वो सेम आ रही है। और अगर सेम आ रही होगी तो मतलब ये नॉन इंटीजर पॉइंट को कंटिन्यूअस है फंक्शन। सेम नहीं आई तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालने वाले, ठीक है? देखते जाओ। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव और हमारा फंक्शन क्या है, ये है। भाई बात आ रही समझ में? तो एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा सा भेजा लगेगा, ठीक है? मैं बताया ना थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, छोटी छोटी चीज समझनी पड़ेगी। मेरे को एक बात बताओ, क्या लिखा है, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस। चलो एक काम करते हैं, इसको ना एच में ही बदल देते हैं। क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच कर देते हैं, जहां पर एच टेंडिंग टू 0। ये क्या हो जाएगा, लिमिट अपना एच टेंडिंग टू 0, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह ए माइनस एच करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखना है।
अब प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लेना, भेजा मतलब खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्या लिखा है, a माइनस एच के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0। h क्या है, बहुत छोटा सा नंबर है, और a में से उस h को माइनस किया है, यानी कि देखो नंबर लाइन पे देखो, इससे समझ में आएगा ये a है, तो a माइनस एच कहाँ होगा, इसके ठीक पहले एक कोई भी नंबर रियल नंबर होगा, इसके ठीक पहले। तो एक बात बताओ, a के ठीक पहले अगर कोई एक नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पीछे वाला इंटीजर है ना भाई, पीछे वाला इंटीजर ही तो होता है, यानी k माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या k माइनस वन के बराबर नहीं होगी, मुझे बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, a कोई भी इंटीजर है जिसके पीछे वाला इंटीजर क्या था, k माइनस वन। तो a के आसपास में कोई भी नंबर हो, a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा बड़ा, या a खुद, इन तीनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस वन, पीछे वाला इंटीजर। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट एट अपना x इक्वल्स टू a, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, और a पॉजिटिव पे फंक्शन यही रखेंगे, x की वैल्यू a प्लस एच, जहां पर h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं ये काम, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ a प्लस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, a कौन सा है, यहाँ पे है, a प्लस एच मतलब इससे थोड़ा बड़ा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, k माइनस वन ही होगा। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन वैल्यू मतलब a के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, और वो भी k माइनस वन ही होगा भाई, a के ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पीछे वाला इंटीजर k माइनस वन, तो इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर आ गई, तो इसका मतलब a के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, a के ऊपर कंटिन्यूअस मतलब सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस, तो फिर हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, तो जो प्रूफ करना वो हो गया, 3-4 लाइन की अंग्रेजी लिखनी है बस इसके आगे। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना, या फिर इससे पहले बता दो, लिख लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, बराबर है फंक्शन की वैल्यू a, देयरफॉर f of x equals to mod x is continuous at all non integral points। और उसके बाद फिर वो जो भी क्वेश्चन में बोला था ना प्रूफ करने, उसी लाइन को दोबारा से लिख दीजिए, क्या बोला था क्वेश्चन में, the greatest integer function is continuous at all points except integers। इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा ना, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लो। देखो एक बात बताऊं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के ना चांसेस कम है, लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, कम है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। ज्यादातर चांस वही होते हैं जिसमें कांस्टेंट वगैरह फाइंड करना होता है और कंटिन्यूअस दिया रहता है, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फिर गए, वीडियो दिख रहा है ना भाई सबको, दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को लगा फिर गया। कौन एब्सेंट है भाई, कोई है क्या एब्सेंट? आयुष है, अंश राव है, अंश पानीकर है, कमलिका देवदत्ता, ईशान कुर्नल, शामिक, यस यस बता। तो देखो इस बैच में अपना ये कंटिन्यूटी चल रहा है, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, और वो जो दूसरा बैच है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी कुछ बोलना है तो बोलो भाई। हाँ बोल। सर यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन को रीडिफाइन कर सकते थे ना, फंक्शन को। देखो यहाँ पे रीडिफाइन ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। उस पे क्या हो रहा था, के के ऊपर हमको कंटिन्यूटी निकालनी थी, और के से पहले जो हमारा फंक्शन है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, और के से बाद में फंक्शन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे रीडिफाइन अगर करोगे ना, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले भी फंक्शन यही होगा, इसके बाद में भी वही होगा, है ना। यहाँ पे ए के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और एक्चुअली उसीलिए ये कंटिन्यूअस भी है। यहाँ पे फंक्शन क्या बदल रहा है, समझ रहे हो, हर इंटीजर पॉइंट पे बदल जाता है ना उसकी वैल्यू, इस वजह से उसको रीडिफाइन किया गया। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब मैंने जो वो कहानी पूरी तुमको दी थी ना, व्हाट्सएप पे भेजा था, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो पहले मेरे को चैट में बताइए कौन कौन उसको लिख लिया है।
और कोई नहीं लिखा है तो वो भी बताओ कि हम नहीं लिखे, हम बहुत महान है। जो पूरी दुनियादारी, मैंने एक असाइनमेंट सा भेजा था, इसको लिख लेना कॉपी में। सबका मैसेज आना चाहिए, जो नहीं लिखा वो मैं बताऊंगा, मैसेज जरूर आना चाहिए, लिखे हो या नहीं लिखे, झूठ कोई नहीं बोलेगा। अंश राव जी ने नहीं लिखा है, और कोई शूरवीर नहीं लिखा वाला? कोई नहीं है, तो अंश राव जी ने नहीं लिखा है। अंश राव मतलब क्या कर रहे हो, मुझे समझ से बाहर है। ऐसा मत करिए भाई, आप पढ़ाई करने आ चुके हैं, ज्वाइन आप हो चुके हैं, इसको सीरियसली पढ़ना है, ठीक है? ऑनलाइन है तो हल्के मत लो ये सब चीजों को। अच्छा, दूसरा मैं फीस के लिए फिर से बोल रहा हूँ, जिसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब देनी ही देनी है। समझ में आ रही बात? कहाँ कोर्स भाग गया देख लो आप, अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने का वक्त आने वाला है यार, तुम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जल्दी से जल्दी पे करनी है, जिसने भी नहीं पे किया। और अगर पे कर चुके हो और मुझे नहीं पता है तो मुझे भी इन्फॉर्म कर देना कि हम पे कर चुके हैं, ठीक है? बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते भाई, देखो क्या दुनियादारी है। अब जो मैंने लिखने के लिए बोला था कॉपी में, कुछ लोगों ने मैसेज नहीं किया है, और मैसेज हो सकता है यहाँ कर रहे होंगे, इधर मैसेज मत करना, को होस्ट से बात करनी है आपको। 2 मैसेज इधर आए हुए हैं, हेमंत और शमीक पॉल का। हेमंत पटेल भी नहीं लिखा है, बहुत बढ़िया, क्या करते समझ नहीं आता। तो अब क्या है इसमें, कंटिन्यूटी हम किस में देखने वाले हैं? इंटरवल में देखने वाले हैं। अभी तक क्या होता था, किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते थे फंक्शन की। अब क्या करेंगे, किसी इंटरवल के अंदर देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। मान लो दिया हुआ 2 से 9, कोई भी चीज दी हुई है, तो बोलेगा 2 से 9 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं? अगर 2 से 9 के हर पॉइंट पे, 2 से 9 के बीच में पड़ने वाले हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस मान, ठीक है? तो जो भी मैंने लिखने के लिए बोला था, आप उस पेज को निकाल लीजिए, और या फिर आपने नहीं लिखा है तो कम से कम व्हाट्सएप पे उस असाइनमेंट को निकाल लीजिए। मैं यहाँ से रीड कर करके समझाऊंगा पॉइंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। ध्यान समझना, पूरा नहीं समझेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो ये लिखा है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। उसमें बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल, ठीक है? जैसा मैंने बताया 2 से 9 में अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, इसका मतलब वो 2 से 9 के बीच में पड़ने वाले हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर ये सब दुनियादारी छोड़ो, कंटिन्यूअस फंक्शन करके एक लिखा होगा। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे? जैसे मान लो sin x है, sin x को कैसे बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब वो अपनी डोमेन में हर जगह पर कंटिन्यूअस हो, ठीक है? उसकी डोमेन में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उस पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फिर उस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक पॉइंट लिखा है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं, उनको बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जांपल है जैसे sin x, है ना, sin x cos x, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस, ठीक है? इनका वेव बनाते हो ना, मतलब डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, sin x का cos x का कैसे वेव चलती है ना, मतलब ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? मैं इसको रब करता हूँ और इसको थोड़ा लिख के समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो भाई इसमें क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन में? इफ एफ एंड जी आर टू कंटीन्यूअस फंक्शन इन देयर कॉमन डोमेन। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना होगा क्या, अब कुछ एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को मिलेंगे, जैसे लिखा होगा sin x प्लस cos x, ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। तो भाई इस थ्योरम की मदद से प्रूफ हो जा रहा है। ये थ्योरम क्या कहता है? अगर एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g, और ये दोनों के दोनों मान लो कंटिन्यूअस है अपनी अपनी डोमेन में, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन f और g को तुम प्लस कर दो, या इनको माइनस कर दो, या इन दोनों को इंटू कर दो, या इन दोनों का डिवाइड कर दो, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होंगी। डिवाइड करोगे तो एक कंडीशन जरूर लगानी पड़ेगी, g नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ठीक है? अदरवाइज बस 0 मत आने दो, बाकी कुछ भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज भी कंटिन्यूअस होती है, बहुत काम की चीज है।
भाई अगर एस कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो ये एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई जी, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होंगी। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। उसके अलावा एक और चीज, 1/f और 1/g ये भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि sin x हमको पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो फिर 1/sin x भी कंटिन्यूअस होगा। 1/sin x का मतलब cosec x। भाई बात आ रही नहीं समझ में? जैसे sin और cos कंटिन्यूअस होता है, तो sin डिवाइडेड बाई cos यानी कि tan x ये भी कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस इंटू डिवाइड सारी चीजें क्या होती हैं? कंटिन्यूअस। और उनका रेसिप्रोकल भी 1/f 1/g। उसके बाद देखो थ्योरम 3 करके लिखा हुआ है। हेलो, किसी कुछ बोलना है क्या? बोल। एक डाउट है हम्म सर, जैसे आप बोले साइन हर जगह कंटिन्यूअस है, तो फिर हर जगह कोसेक भी कंटिन्यूअस। अपनी डोमेन में, लेकिन कॉसेक अपनी हर जगह कंटिन्यूअस होगा लेकिन अपनी डोमेन में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? साइन हर जगह होगा फिर से बोल। सर, साइन हर जगह होगा। हाँ, साइन हर जगह होगा। साइन की तो डोमेन ही पूरा रियल नंबर है ना। साइन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। चलो मैं ग्राफ से ही बता देता हूँ, उससे क्लियर होगा ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन का ग्राफ पता है कैसा बनता है? साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये वेव ऐसे जाती है और चलते जाती है इनफाइनाइट तक। सिमिलरली इस साइड भी वो ऐसे 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 चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। और साइन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। वैसे कॉस का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। वो अपनी अपनी डोमेन में यानी कि ऑल रियल नंबर में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, साइन और कॉस। और बाकी जो इनकी मदद से आते हैं, जैसे 1/sin कर दोगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स। वो भी कंटिन्यूअस होता है लेकिन अपनी डोमेन में। tan वो भी कंटिन्यूअस है लेकिन अपनी डोमेन में। देखो भाई, tan का ग्राफ पता है कैसा बनता है? थोड़ा ध्यान से देखना, सब बता रहा हूँ। tan का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा बन गया, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना ये? और उसके बाद समझ लो एक ऐसे लाइन आ जाती है और उसके बाद फिर से एक ऐसा कुछ होता है। और ऐसा ही फिगर आगे भी बनते जाएगा और ऐसा ही फिगर सेम इधर पे भी होगा। ऐसा समझ रहे हो? तो इस टाइप से ये लाइनें बनते जाएंगे। अब ध्यान समझना ये हो क्या रहा है। ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है? 0। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये होता है माइनस का π/2। और ये वाला पॉइंट होता है π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, tan π/2 यानी tan 90 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी। तो देखो ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना π/2 पे। माइनस इन्फिनिटी पे भी ये माइनस π/2 पे भी tan कितना होता है? इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी। तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है कि नहीं? कोई पूछेगा 10x क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है? अगर सिर्फ पूछता है सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम ये बोलेंगे कंटिन्यूअस है लेकिन बस अपनी डोमेन में है। कोई पूछेगा 10x क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? नहीं, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो। तो साइन और कॉस ऐसे फंक्शन हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन tan जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है, वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। जो सीनियर 12th वाले बच्चे अगर ये बात सुन रहे हैं ना, तो उन लोग भी ध्यान से सुनते रहो। और कहीं पे अगर मन करे नोट करने का तो नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव होता है पेपर तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कि 10x क्या है भाई, कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो 10x क्या अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। अगर पूछता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। यहाँ से बनाने के बाद यहाँ पेन उठाना पड़ा ना दूसरी चीज बनाने के लिए। π/2 के ऊपर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। और π/2 एक्चुअली डोमेन पे भी नहीं है। क्यों डोमेन में नहीं है? tan होता क्या है? tan दुनिया में आया कहाँ से पता है तुमको? भाई दो ही चीज आई थी, दो ही चीज डिफाइन करी गई, साइन और कॉस। तो इस दुनिया में दो चीज लेकर के आए, साइन और कॉस, जब ट्रिग्नोमेट्री हो रही थी डिस्कवर। बाकी सारी चीजें इन साइन कॉस की मदद से आई है। tan कैसे आया? इन दोनों को डिवाइड करके आया है। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। साइन बाई कॉस। हमको ये पता है कि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो पाप हो जाता है ना? वो चीज डोमेन में हो नहीं सकती। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना है। और तो फिर यानी cos x को 0 नहीं होने देना है। cos x 0 होता कहाँ है? cos π/2 के ऊपर 0 होता है। तो इस वजह से π/2 इसकी डोमेन में ही नहीं आता, क्योंकि अगर π/2 ले लिए तो वो cos 0 करेगा, डोमेन इसके डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। डिनोमिनेटर को 0 होने का मतलब वो चीज डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो tan इसकी, ये π/2 इसकी डोमेन में ही नहीं होता जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन अपनी डोमेन में अगर पूछा जाए क्या 10x अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है? हाँ, अपनी डोमेन में तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है? कुछ और इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं शूरवीरों। किसी कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया ये? ऐसी चीजों पे ना डिस्कशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो लगभग लगभग हर टाइप की करनी है और जो बचे तो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई होगी समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो जो भी असाइनमेंट आपके पास है
तो उसके अगले पॉइंट में देखो। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं ना वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, ये दिया हुआ है, ध्यान समझना क्या होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन तुमको पढ़ाया गया था क्लास 11th में, और ये चीजें वापस आ जाएगी जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। मान लो ये कि एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है साइन एक्स, और एक जी ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है एक्स क्यूब या एक्स की पावर 5 ले लो, ठीक है, एक्स की पावर 5। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, फॉग और गॉस पढ़े थे ना पिछले साल, पता नहीं याद है कि नहीं, 11th में पढ़े थे फॉग और गॉस। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है एफ नाम का जो फंक्शन है उसमें जी ऑफ एक्स पुट कर दो, यानी एफ नाम का फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो यानी साइन ऑफ एक्स की पावर 5, ये हो गया क्या, साइन ऑफ एक्स की पावर 5, ये हमारा क्या हो गया एफ ओ जी। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं, जो दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन से मिल करके बना होता है। ध्यान से समझना, अभी तो ये चीज बहुत नॉर्मल है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ना तब कंपोजिट और प्रोडक्ट ये दोनों के बीच में बहुत थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि है क्या, और वहीं पे कंफ्यूजन होता है। दो फंक्शन से मिल करके अगर एक फंक्शन बना है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट, थोड़ा ध्यान समझना। कंपोजिट किससे, वर्ड किससे आया, कंपोजिशन से आया है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से केमिस्ट्री में कंपाउंड नाम की चीज पढ़ते हैं ना अपन, कंपाउंड। कंपाउंड होता क्या है, वो जो दो तीन मॉलिक्यूल या दो तीन एलिमेंट से मिल करके बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है, एक एक्स की पावर 5 है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपना कंपोजिट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, देखते हैं, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 5, तो क्या ये कंपोजिट है, कोई पूछे तो नहीं, ये कंपोजिट नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, दो फंक्शन का इंटू हो रहा है, एक साइन एक्स है एक एक्स की पावर 5 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंट चीज है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है कंपोजिट, और ये वाली चीज कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये कोई दो फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन से मिल करके एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये कोई सिंगल फंक्शन। इसका ग्राफ बनाओगे तो मतलब एक ही चीज है, इसका ग्राफ जो बना सकते हो आप एक्सपेरिमेंट, इसका ग्राफ कैसे, इस ग्राफ का भी बन जाएगा, लेकिन ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं, कंपोजिट समझ में आया। तो ये जो थ्योरम 2 लिखा हुआ है ना, इसमें ये बोल रहा है अगर ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ना, तो इनका जो कंपोजिट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, यानी फॉग कंटिन्यूअस होगा, या इसका उल्टा कर दो, जी ऑफ एक्स गॉफ भी कर सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स फॉग भी होता है, वैसे गॉग भी होता है, जी ऑफ एक्स कुछ नहीं होता, ये बस दो फंक्शन से मिल करके एक फंक्शन बनता है। दो से ज्यादा फंक्शन से मिलकर के भी एक फंक्शन बन सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें लिखा लॉग कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे ना ये तीन फंक्शन से मिल करके एक फंक्शन बना है, कंपोजिट फंक्शन है, लॉग भी लग रहा है, कॉस भी लग रहा है, एक्स क्यूब लग रहा है, ठीक है। या और बढ़ाना हो फंक्शन तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डाल दो, एक्स की पावर 5 कर दो, तो 1 2 3 4 चार फंक्शन आ गए, एक लॉगरिथम फंक्शन, कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स की पावर 5 एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चार फंक्शन से मिलकर के एक फंक्शन बना है, तो इसको भी बोलेंगे कंपोजिट। तो ये थ्योरम क्या कहता है, अगर ये सारे के सारे कंटिन्यूअस है ना, तो इनका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस होगा, बस ये कहना चाह रहा है। अगर लॉग कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, ई की पावर एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स की पावर 5 कंटिन्यूअस है, सारी चीजें कंटिन्यूअस है, तो ये कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी हमको थ्योरम के थ्रू पता है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बोलेगा ये साइन एक्स क्यूब, इसको ही कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये साइन कंटिन्यूअस होता है, हमको पता है, एक्स क्यूब भी कंटिन्यूअस होता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं नहीं होते हैं, ये अगला स्टेप है, अगले में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे एक्स क्यूब के बारे में हमको पता है, जो भी बताऊंगा कि ये कंटिन्यूअस है, वैसे साइन के बारे में भी पता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका कंपोजिट जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स क्यूब क्या होगा, अपना कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि साइन और एक्स क्यूब दोनों कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट। हाँ बोल। सर आप इसके पहले वाले पॉइंट में लिखवाए थे कि अल्फा एफ इज कंटिन्यूअस। हाँ हाँ, कहाँ पे है ये, अल्फा इंटू, चलो ये ठीक 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 समझ गया। देखो ये एक पॉइंट मिस हो गया था, अगर मान लो कोई एफ एक्स नाम का फंक्शन है, तो इसमें कोई कांस्टेंट इंटू कर दोगे ना अल्फा, तो ये भी कंटिन्यूअस है। जैसे कि अगर साइन एक्स कंटिन्यूअस है तो 5 साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अल्फा क्या है, कोई कांस्टेंट है, अगर कोई इसी कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई कांस्टेंट इंटू कर दो तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट थे उसी में से एक पॉइंट ये भी था, एफ प्लस जी, दोनों फंक्शन को प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, या कांस्टेंट इंटू करो, सब कंटिन्यूअस होगा अपनी अपनी डोमेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम 2 हो गया था। थ्योरम 3 जो लास्ट थ्योरम है उसमें देखना, उसमें क्या बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं जो कि हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है,
तो उन फंक्शन से मिला करके कंपोजिट करके कोई दूसरा फंक्शन बनाया है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, उनको प्लस या माइनस करके कोई तीसरा फंक्शन बनाया है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, उन तीनों का मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड, उनका रेसिप्रोकल या उसमें कांस्टेंट इंटू कर देना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होंगी। ठीक है, अगर ये ही फंक्शन जो दिया हुआ है नीचे, इन फंक्शन में ही कोई एक यूज किए हो तो कौन कौन से वो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होते हैं हर जगह, वो यहाँ पर लिखा हुआ, तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिंदगी में याद रखना हमेशा कि ये फंक्शन जो है ना ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। और ये जो असाइनमेंट या जो भी चीज है ना, ये सीनियर 12th ये जो बच्चे हैं तुम लोगों के पास भी होगी, तुम लोगों को मैं भेज चुका हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी का जो एक इंपॉर्टेंट नोट्स का असाइनमेंट था ना, सेम असाइनमेंट उसी की फोटो खींच के इनको भेज रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। उसमें जो थ्योरम 3 है उसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो हर जगह कंटिन्यूअस है। मान लो लिखा है f(x = 7), हर जगह कंटिन्यूअस है ये। f(x) का मतलब क्या होता है, एक्चुअली y ही होता है ये, तो y = 7 लिखा है, तो y = 7 का अगर ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा 7 के ऊपर, y की वैल्यू 7 यहाँ होती है ऐसा, तो y = 7, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस ही है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट इसमें बोल रहा है द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है y = x, जो कि क्लास 11 में बताया हूँ, ये होती है y = x लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड ऐसे जाती है। आइडेंटिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के ऊपर 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 के ऊपर 2 आएगी, जो इनपुट होगा वही आउटपुट आएगा। -1 पे इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है, ग्राफ से पता भी चल रहा है हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन सा फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल समझते हो भाई, बचपन से पढ़ते रहे ना पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब 2x + 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 9x - कुछ भी लिख दो यार +30। तो ये सारे भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, जितने भी अपने पॉलिनोमियल फंक्शन बन सकते हैं ना, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, मैं ये शायद पता नहीं तुम्हारे पे है कि नहीं, तुमको जो मैंने दिया ना वो कॉपी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, तो एग्जैक्टली पता नहीं ये पॉइंट तुम्हारे उस नोट्स में है कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल के बाद क्या था, रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल जहां लिखा है, मान लो ऊपर में लिखा है कोई लीनियर और नीचे पे लिख दिया कोई क्वाड्रेटिक, x² - 3x + 7, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, वो रैशनल फंक्शन होते हैं, और रैशनल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद जैसे मॉड्यूलस फंक्शन की बात की है, f(x = mod x), ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। मॉड का ग्राफ मैं बता चुका हूँ कैसा बनता है, नहीं बताया हूँ तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11 में बताते हैं, मॉड भी हर जगह कंटिन्यूअस है। उसके बाद बोल रहा है लॉग फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, लॉग फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। लॉग का ग्राफ किस प्रकार बनता है, लॉग का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, तो ये भी हर जगह पे कंटिन्यूअस है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लॉग के बाद क्या लिखा है, ये साइन कॉस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, देखो साइन और कॉस क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, मैं बता चुका हूँ ग्राफ से भी। और उसके बाद इनकी मदद से जो बने हैं tan, cot, sec, cosec, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, लेकिन अपनी डोमेन में, जो इसकी पॉइंट इसी डोमेन में ही नहीं है उस पर ये कंटिन्यूअस नहीं होते। ठीक है, फिर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है, ITF पूरा का पूरा पढ़ चुके हो, तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं अपनी अपनी डोमेन में वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होते, कोई भी ITF एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, अपनी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इतना ही ना, शायद यही सब पॉइंट थे। अब क्वेश्चन करते हैं, कोई किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ। ऑनलाइन में ना थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, और खासकर कैलकुलस पोर्शन में मैं सबको बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब टफ बात है कि कैलकुलस आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। पूरे कैलकुलस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, घर पे उसको लेकर के बैठना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा।
और कुछ भी नहीं बनता है तो कम से कम क्लास वर्क में जो कराया उसी को एक बार घर पे सॉल्व कर लो। कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा, मेरे सामने आप हो नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फीस के लिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ भाई, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर सबके लिए ना, बहुत सारा कोर्स चला गया, तो फीस जिसने भी नहीं दी है जरूर पे कर देना। और अगर पे कर दी और मेरे को नहीं पता तो मुझे इन्फॉर्म करो। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2। लेस देन इक्वल टू -3 इफ x -3 से 3, x हो अपना -3 से 3 के बीच में, x ग्रेटर देन 3। ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए पहले इसको, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। कुछ उद्देश्य है इस सवाल को कराने का। लिख लिए होगे क्वेश्चन, देखो क्या मतलब है इसका। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ना एक मॉड दिखाई दे रहा है, तो उस मॉड को पहले तो रीडिफाइन कर लेते हैं। मॉड जहां भी दिखता है हम लोग पहले इसको रीडिफाइन करते हैं, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, ये मॉड x प्लस 3 लिखा है, लेकिन किसके लिए? x लेस देन इक्वल टू -3, यानी x -3 से छोटा होना चाहिए। -3 से छोटा मतलब नेगेटिव ही होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये पक्की बात है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर रीडिफाइन करते हैं हम, लेकिन मैं पूरा दोबारा नहीं लिखूंगा, बस इसी को x को क्या कर देते हैं, -x लिख देते हैं। ये हो गया -x प्लस 3। क्या नेगेटिव साथ ही खुलेगा ना, क्योंकि नेगेटिव है, पक्की बात है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। तो यहीं पे ये रीडिफाइन हो गया, खेल खत्म। अब हमको क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है ना, ये जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो सारे पॉइंट बताओ हमको, -∞ से लेकर के +∞ तक वो सारे पॉइंट बताओ जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। -∞ से +∞ तक कितने पॉइंट है पता है तुमको? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, मतलब इनफाइनाइट के भी इनफाइनाइट, क्योंकि दो इंटीजर भी अगर उठा लोगे ना 1 और 2, उसके बीच में कितने नंबर है? उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर जिनके बीच में इनफाइनाइट नंबर, कितना बड़ा इनफाइनाइट हो गया समझ लो। तो उन सारे पॉइंट्स में से जहां जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो सारे पॉइंट बताने हैं हमें। तो कैसे करेंगे भाई, इतने इनफाइनाइट क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट्स हैं, उनमें से कैसे पता चलेगा कहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? तो वो कैसे पता चलेगा, मेरी बात ध्यान समझना। देखो x लेस देन -3 के लिए क्या दिया हुआ है, अगर x लेस देन -3 होता है, -3 से छोटा होता है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। -x प्लस 3 क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही तो होगा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, मैंने अभी बताया, यानी कि x लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी लेते हैं तो उसके उसके छोटी हर पॉइंट पे, -3 से छोटा कोई भी पॉइंट उठा लो, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल बन रही है। अब दूसरा फिर ये देखो, 3 से बड़े के लिए, अगर हम 3 से बड़ा कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वहां पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये भी लीनियर है। तो भाई -3 से छोटे के लिए फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, 3 से बड़े के लिए फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, -3 से 3 के बीच में देख लो, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। ये बात ध्यान समझना, -3 से छोटे के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन था, हर जगह कंटिन्यूअस, 3 से बड़े के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, -3 से 3 के बीच में भी हर जगह कंटिन्यूअस, क्योंकि वहां पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फिर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो कहां पे सकता है? सिर्फ दो पॉइंट है जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कहां पे? एक तो -3 पे और एक 3 पे, क्योंकि वहां पर फंक्शन बदल रहा है ना, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, -3 से पहले के लिए और -3 के बाद में। तो -3 के ऊपर फंक्शन बदल रहा है, हो सकता है वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो, तो वहां पे चेक करेंगे हम कि भाई डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। सिमिलरली एक पॉइंट है 3, क्योंकि 3 के ऊपर भी फंक्शन चेंज हो रहा है, भाई 3 से पहले कोई दूसरा है, 3 से बाद में कोई दूसरा है,
तो उनमें भी चेक करना पड़ेगा अपने को कि कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ध्यान समझना। तो इसको क्या होगा, पहले तो अपने को ना थोड़ी अंग्रेजी, हाँ बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा था। सर बट वहां पे तो अपन रिडिफाइन करके ये लिखे है ना कि वो 3 से बड़े के लिए, तो उसमें 3 में सर वो कंटिन्यू होगा ना सर, क्योंकि इज इक्वल्स टू भी है ना वहाँ पे। ठीक मेरे बच्चे, ये इक्वल्स टू किस लिए है, ये इक्वल्स टू कंटिन्यूटी को डिफाइन नहीं करता है। देख, अगर तू 3 इक्वल्स टू की बात करता है और कह रहा है कि भाई 3 इक्वल्स टू पे भी तो लीनियर है तो ये कंटिन्यूअस होगा, यही कहना है ना तेरा। एक बात बता, 3 के लिए 3 का अगर तू राइट हैंड साइड देखेगा ना, 3 इक्वल टू के लिए फंक्शन ये है, 3 से बड़े के लिए भी फंक्शन ये है, लेकिन अगर 3 से कोई छोटा पॉइंट लेगा तो उसके लिए फंक्शन दूसरा है। ये एक्चुअली उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करेगा, और ये वाला जो फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट और अपना फंक्शन वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो ये तो हो सकता है ना कि 3 से छोटे में फंक्शन कहीं दूसरी जगह पे हो, समझ रहे हैं, 3 कोई पॉइंट होगा, उसके पहले पे फंक्शन कोई दूसरी जगह पे हो, कोई दूसरा फंक्शन है, समझ गया बात। यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये इक्वालिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है। हाँ, 3 से बड़ा कोई भी पॉइंट पकड़ ले, उस पे पक्की बात है यही फंक्शन चलेगा, 6x+2 जैसा भी ग्राफ बन रहा होगा 6x+2 का वैसा बन जाएगा और कंटिन्यूअस मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे डाउट पूछा करो, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके माइंड में डाउट आना चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। देखो प्रॉब्लम है अपने अंदर ना इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। तुम लोग सोचते हो सर ऑनलाइन में ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, ऑनलाइन में पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है, ज्ञान मैं नहीं देना चाहता, लेकिन समझो 1.5 घंटे ना थोड़ा सा फोकस किया करो, जो चीजें पढ़ाता हूँ ना इसमें इंटरेस्ट लिया करो। अगर आप इंटरेस्ट लेने लग गए ना तो डाउट आएगा। अगर आप क्लास में यहाँ बैठे होते ना मेरे आंखों के सामने, तो आपका इंटरेस्ट पैदा करना मेरा काम होता, मैं डेफिनेटली इंटरेस्ट कर देता। लेकिन अब ऑनलाइन हो, आप मेरे सामने नहीं हो, कुछ भी कर सकते हो, ध्यान इधर उधर जा सकता है। क्लास में आप बैठे हो, ध्यान इधर उधर गया है तो मेरे को पता चल जाता है कि आपका ध्यान इधर उधर गया है, तो उसको खींच के मैं ले आता है। ठीक है, तो अब बस ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे रखो और इंटरेस्ट लो, डाउट लेकर के आओ, अपने आप बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो अपन लिखेंगे थोड़ी अंग्रेजी। क्या अंग्रेजी लिखेंगे कि भाई x लेस देन -3 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटर देन 3 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, -3 से 3 के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो भाई इन इलाकों में तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां हमको चेक करने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी, लिखेंगे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मेरा कॉपी मत करना, मेरी अंग्रेजी तो रहने ही दो, फिर फेल ही हो जाओगे। इफ f of x, here f of x is a polynomial function for x less than equal to -3, comma x greater than equal to 3 and x -3 से 3 के बीच में, यहां पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, hence it is continuous at these intervals, यानी इन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो बच कौन सा गया, -3 बच गया और एक 3 बच गया। इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं, तो इसमें ऐसा लिखना, फर्स्ट पॉइंट चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर 3 पे करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और कहीं पे हो ही नहीं सकता। तो -3 पे चेक करते हैं, -3 पे कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एट x इक्वल्स टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू -3, -3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -3 माइनस, तो -3 माइनस के लिए, -3 छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये है -x+3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, -3 + h कर लेंगे, जहां पर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा अपना h टेंडिंग टू 0, क्या लिखा है -x+3 ना, तो -x की जगह पे ये लिख लेते हैं -3 + h और +3। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 - h हो जाएगा। सर वो -h होगा ब्रैकेट के अंदर। हाँ यार, कुछ पंगा मेरे को भी लग रहा है, हाँ -3 - h होगा ना, -3 - h। तो इससे क्या होगा, ये +3 और +h हो जाएगा, +3। h टेंडिंग टू 0 है, वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6,
किसके ऊपर? -3 के ऊपर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, -3 के ऊपर कितनी आ रही है, यहाँ पे निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3 कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव। अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे तो क्या है, ऐसे बच्चे जिनको मैंने फेस में भी देखा भी नहीं है, जैसे बिल्कुल नए ज्वाइन किए हैं, नाम बताऊंगा, जैसे अंश राव है या यशवर्धन है, वो कुछ ही दिन क्लास अटेंड किया था। तो ऐसे जो बच्चे ना, जो मेरे से कांटेक्ट में कम रहते हैं, ईशान कुरनल पिछले साल पढ़ा जरूर है, लेकिन इसी साल उससे कांटेक्ट हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये वेस्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ देख तो रहे हैं, हमको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके क्लियर बोल दीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अप्लाइड में, अभी अप्लाइड वालों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है ना, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं टेंजेंट नॉर्मल, जो कि ऑनलाइन समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने उन बच्चों को वो अच्छे से बोला कि अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ, फिर उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो आज अप्लाइड के एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का कॉल आया और उसने बताया मेरे को कि मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है टेंजेंट नॉर्मल। तो वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बस बता दो। अगर हो सकता है कई बच्चे हों जिनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पल्ले पड़ेगा भाई? अगर लिमिट नहीं आती तो नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर लिमिट आपका 11th में ठीक नहीं है तो ये मैं कर रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? -3 + h करने पे ये कैसे क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मेरे को बताइए, मेरे को बस अपनी बीमारी बताइए, इलाज है। ऐसा मत सोचो हम समझा नहीं पाऊंगा, मैं समझा दूंगा, आपका बेटर भी हो जाओगे आप, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, सब चीज का इलाज है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। बड़ी दिक्कत है भाई, क्या करें। और बच्चे बताते नहीं है, बैठे रहते हैं और 3 महीने बाद पता चलता है कि भाई 3 महीने से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा मत करना भाई, अगर गेन नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो बेफालतू में? अपना भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट। मेरे को पता चल जाएगा ना इतने बच्चे हैं। अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है तो या तो मेरे को बता ही दो कि भाई नहीं पल्ले पड़ रहा है, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाया तो छोड़ दो भाई, क्या मतलब। तो -3 पॉजिटिव, -3 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा? -3 से बड़े के लिए फंक्शन ये -2x, x इक्वल्स टू -3 + h, जहां पर h टेंडिंग टू 0। हेमंत पटेल भाई कांटेक्ट में रहा कर, बताते रहा कर कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। x की जगह पर ये पुट कर दो, -3 + h, h टेंडिंग टू 0 है, ये वाली चीज 6 हो गई, क्वेश्चन 2। ठीक है, देख लेना, यहाँ 0 पुट करोगे तो -3 × -2 6 ही बचेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली हम, -3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं -3 पे। तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी x की जगह क्या पुट करना है? -3। माइनस और -3 के लोग +3 हो जाएगा, वो 6 ही आएगा, देख लेना। +3 है, सॉरी ये 6। यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर आया, इसका मतलब ये फंक्शन -3 के ऊपर कंटीन्यूअस है। और उसके बाद 3 पे देख लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू -3। Therefore f of x is continuous at x equals to -3। जल्दी से नोट करो, मिटा रहा हूं मैं इसको, 3 पे देखते हैं, जल्दी से नोट करो बस, और किसी का हो गया हो तो डन लिखो। x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -3 दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो अपने को पता है, फिर हम चेक क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनिए। x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। हो सकता है कि वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, हम उसको चेक कर रहे हैं कि -3 और 3 के ऊपर वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मैंने ये कहा कि -3 से छोटे के लिए, 3 से बड़े के लिए और -3 से 3 के बीच के लिए, यहाँ पर ये इलाके में कंटिन्यूअस है डेफिनेटली, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जो 2 पॉइंट बच गया -3 के ऊपर और 3 के ऊपर, हाँ यहाँ पे ना ऐसा लिखना भाई, ये इक्वालिटी मत डालना, ये इक्वालिटी गलत लिख दिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये इक्वालिटी नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन x लेस देन 3 के लिए है तो कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूअस है, और इस इलाके में कंटिन्यूअस है। तो 3 और -3 2 पॉइंट बच गए ना, इन पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वहां पर चेक करने की जरूरत है। तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं, -3 के ऊपर तो मिल गया कंटिन्यूअस, अब 3 के ऊपर देखेंगे। ठीक है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो अपना इक्वल्स के लिए भी दिया है ना, x के लिए भी अपना वही इक्वेशन है। यही डाउट सेम अभी थोड़ी देर पहले अनाजी ने पूछा था कि भाई यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझो बात को, ये बोल क्या है कि x ग्रेटर देन, थोड़ा समझने की कोशिश करना ना। जैसे ये 3 है,
तो 3 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है 6x+2। 6x+2 एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो मान लो 3 से बड़े में ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगी। फिर -3 से 3 में ये -2x है, तो -2x में कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ये मान लो पॉइंट -3, तो इन दोनों के बीच में ये कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसे करके जाके ऐसे होगी, और उसके बाद मान लो ये इसका स्लोप बदल जाएगा, ऐसा समझ लो ये ऐसे चली जाएगी। उसके बाद -3 से छोटे के लिए क्या है, ये -x+3, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो वो ऐसी होगी, ऐसे चली जाएगी। तो एक बात बताओ, ऐसा है कि ये ना यहाँ पर ऐसे आई तो पक्की बात है इधर कंटिन्यूअस, -3 से 3 में इधर है कंटिन्यूअस, और 3 से उधर कंटिन्यूअस। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली लाइन यहाँ से जा रही हो, तो फिर ये 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो गई। कैसे पता चला? क्योंकि भाई 3 से पहले कोई दूसरा फंक्शन है, 3 के बाद में कोई दूसरा फंक्शन है। ये इक्वल का मतलब ये नहीं हो गया कि ये अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस है मतलब 3 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। थोड़ा मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए आप। 3 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 3 से छोटे के लिए कोई दूसरा फंक्शन है, और 3 से बड़े के लिए यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है। तो हो सकता है एक फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा हो और दूसरा उधर थोड़ा ऊपर से चालू हो रहा हो। समझ आ रही बात? तो हो सकता है कि वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसी चीज को चेक करना है। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी भाई, तुम लोग क्या है कैलकुलस की शुरुआत में, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा मुश्किल है बड़े भाई ऑनलाइन कैलकुलस पढ़ाना। अप्लाइड वालों को कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ। इसको रब करते हैं, 3 पे चेक करो कंटिन्यूटी, और जिसको समझ में आ गया वो खुद से करो और मेरे को बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं। सर यार नहीं 3 है। पे अब तो चेक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ सर, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो तू बोल रहा है तो हो ही रहा होगा भाई, तू बोल रहा है तो गलत थोड़ी बोलेगा। अब सिंधी भी गलत होने लग गए तो देश का क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है भाई डिसकंटिन्यूअस हो, तो नहीं हो सकता, देखते हैं अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये -2। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस h, जहां पर h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर ये, तो -2, x की जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस h, h टेंडिंग टू 0 है, तो ये कितना क्रिएट हो रहा है, आई थिंक यहाँ पर -6 क्रिएट होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंधी जी बताते जाइए सही करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या यही आई आपकी? यस सर। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है भाई, 6x+2, x की वैल्यू 3 प्लस h, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर x की जगह पर 3 प्लस h, ये +2, h तो 0 हो जाएगा, 18 + 2 20 दिखाई दे रहा है। क्या राइट हैंड लिमिट यही आई थी सिंधी जी? यस सर। क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, देयरफॉर ये फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस निकल गया, बस 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है ये। जल्दी से नोट कर लो सूरवीरों, बहुत ज्यादा टाइम मैंने दिया इस सवाल पे, इस उम्मीद से कि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए। कितना आया है पता ही नहीं मेरे को, कोई एक बालक जवाब दे गया। पांच चैट आए हुए हैं सर, मेरे मैसेज दिख रहे हैं मेरे भाई शानदीप, इसमें भेजेगा तो दिखेंगे, इसमें किसमें, आर्यन बुरा, सेंड टू आर्यन बुरा कर दे को होस्ट। दिव्यांशु बोल रहे हैं सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन मेरे को डाउट होता है गया कौन है वैसे, कोई गायब हुआ है, कौन बच्चा गायब हुआ है मेरे को ये बताओ पहले तो। 3 बज गया साला, इतना टाइम लगा देते एक ही क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं यार, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं।
क्या हुआ, किसी कोई दिक्कत? सर वो जो 6x + 2 लिखा है क्वेश्चन में, अगर उसके जगह -3x + 3 होता तो फिर सब जगह कंटिन्यूस हो जाता ना। भाई कुछ होता तो कुछ भी हो जाता, बता क्या करूं यहाँ पर? -3x सर -3 + 3। हाँ हो जाता भाई, हो जाता बिल्कुल। तालियां, मेरे सामने होता मैं अभी तेरे को मतलब सैल्यूट वैल्यूट मारता। कमाल की बात। हाँ भाई हो जाता, कुछ हो जाता तो फिर हो ही सकता है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो एक कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ अभी, ध्यान रखना। किस टाइप के क्वेश्चन है? जो एनसीईआरटी में दिए होंगे, ये बोला होगा कि cos x² को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो cos x² को कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ करोगे? हमको पता है कि cos कंटिन्यूअस है, हमको पता है x² कंटिन्यूअस है, तो cos x² कंटिन्यूअस ही होगा, है ना? ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हर जगह कंटिन्यूअस, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ये सब मैं नहीं करवा रहा हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल बकवास बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। भाई थोड़ा लेट तक पढ़ेंगे आज, मेरे को जितने क्वेश्चन कराने में करा के रहूंगा, भाड़ में जाऊंगा। फाइंड द ऑल, और जल्दी जल्दी कराऊंगा, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो बताना मेरे को। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू sin x। देखो पूर्वा की स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है भगवान की दया से, और अगर भगवान ने चाहा, है ना, तो हम मिल पाएंगे बहुत जल्द। मिल पाएंगे ना, तभी एक्चुअल डेवलपमेंट होता है यार। यहाँ पे मतलब मैं भेज देता हूँ ग्रुप में असाइनमेंट, लेकिन उससे उतना मजा नहीं आता। अगर हार्ड कॉपी मिलेगी ना आपको हाथ में, तो घर जाकर के उसको देखोगे तो सॉल्व करोगे। असाइनमेंट मोबाइल में भेजता हूँ, वो पड़ा ही रहता है। देखो भाई बोल रहा है कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है मेरे को बता दो। तो भाई एक बात बताओ, 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा दिया है? sin x/x। sin x हर जगह कंटिन्यूअस, बच्चा बच्चा जानता है। नीचे लिखा x आइडेंटिटी फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस, बच्चा बच्चा जानता है। तो इन दोनों का जो डिवाइड होगा, यानी इन दोनों का डिवीजन, यानी क्या बोले इसको, यही तो बोलेंगे, हाँ, दोनों को डिवाइड करके जो भी फंक्शन बना वो भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इसको अंग्रेजी में लिख देंगे। तो x से छोटे के लिए हर जगह कंटिन्यूअस, 0 से छोटे के लिए। x जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी हर जगह कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे पंगा आ जाएगा, तो 0 पे चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? अंग्रेजी लिखेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखना है कि फॉर x लेस देन 0 फंक्शन क्या है हमारा? sin x/x which is everywhere तो मत बोलो भाई, which is continuous, this is continuous। और क्यों कंटिन्यूअस है वो भी बता दो, बिकॉज पूरा लिखना। क्यों कंटिन्यूअस है? बिकॉज sin x and x both are continuous functions। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का डिवाइड करके जो आया वो भी कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। और x फिर उसके लिए भी लिख देना, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन के लिए लिखना, इक्वल टू के लिए मत लिखना। और ग्रेटर देन 0 f(x) क्या है? f(x) हमारा x+1 which is a polynomial function। ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस है। तो बात कहां बच गई? बस 0 पे। फिर क्या लिखेंगे? चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 पे चेक करें ना। तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है? ये है sin x/x। x की वैल्यू 0 माइनस h, h टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x। x की जगह माइनस h प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस h, और नीचे x की जगह माइनस h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h डिवाइडेड बाय h, माइनस h माइनस माइनस गया,
यहाँ पर कहाँ से आया है तो लिख देंगे साइन माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है, वहां से आया। ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब इसकी वैल्यू 1 होती है हमको पता है, तो इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसी पॉइंट पे। राइट हैंड लिमिट कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, 1 ही आने वाला है। एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस एच, जहां पर एच टेंडिंग टू 0, तो कुछ नहीं होगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और सारी चीज एच में बदल गई, एच प्लस 1, 0 पुट करोगे 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। फंक्शन की वैल्यू देख लो 0 पे कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये हो जाएगा 0 प्लस 1, देखिए 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0, हेंस अब मैं लिखूंगा। ठीक है, 0 के ऊपर कंटीन्यूअस है, 0 पे कंटीन्यूअस है, हर जगह कंटीन्यूअस हो गया। अनिकेत कुमार ज्वाइन, अनिकेत कुमार सर शायद रोहित लीव कर दिया है सर, मुझे कम समझ आ रहा है लवनिका जी। अरे यार सर वहाँ माइनस साइन थीटा होगा ना। थीटा का, अच्छा हाँ माइनस, नोट करो भाई इसको जल्दी से, यहाँ पर माइनस साइन थीटा। लवनिका जी मैं क्लास के बाद बात करूंगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, अगर मेरी आवाज तुमको सुनाई दे रही है तो। मुद्दा ये है, नोट करते रहो और मेरी बात सुनते रहो। बात ये है कि देखो दो चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि जो मैं समझा रहा हूँ ना बोर्ड पे, ये सारी चीजें आपको समझ में तो आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन आपको ये डाउट हो रहा है कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो हम कैसे सोच पाएंगे कि जो मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये एक डाउट हो सकता है आप लोगों के माइंड में। तो अगर आप, हाँ ये अगर डाउट है ना लवनिका, तो फिर दिक्कत ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर दिक्कत ये कि ये चैप्टर नया है, ये टॉपिक नया है, इसके साथ अभी वक्त नहीं गुजारा जा रहा। तो थोड़ा टाइम बिताएंगे ना कंटिन्यूटी और ये सब के साथ, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ तक रुक जाओ। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो तब तक ना ये सारी चीजों से आप यूज टू हो जाओगे। अगर मैं जो बातें यहाँ पर बोर्ड में बताता हूँ, जो जो एक एक वर्ड लिखा है या जो जो मैं बातें कहता हूँ, ये अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने को मतलब एक्सपीरियंस कम है इस चीज का। हाँ लेकिन और कोई अगर दूसरे टाइप के बच्चे, लवनिका मैं समझ गया था कि आपका ऑलमोस्ट यही डाउट रहा होगा, समझ में तो आ रही है, लेकिन अभी नए हो। बाकी जो बच्चे हैं जिनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो कि भाई ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, ये माइनस एच बाई एच कर दे रहे, काट दे रहे, कुछ भी कर दे रहे, अगर ये तकलीफ है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दो, मैं लिमिट दोबारा पढ़ा दूंगा भाई, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, एक्स्ट्रा बैच लगा लगा के मैं लिमिट दोबारा पढ़ा के तुमको अच्छे से समझा के दूंगा। मेरे को इसी काम में मजा आता है। ठीक है, मेरे को वही अच्छा लगता है कि मैं आपको कैसे भी करके इसको समझा सकूं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बता देना। दिनकर जी क्या करें सर, स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो थोड़ा अजीब लग रहा था, अब सही लग रहा है। बात वही है यार, धीरे धीरे और ठीक लगेगा, प्रैक्टिस की बात है, घर पे होमवर्क दूंगा वो सब करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। सर लॉगरिथम का वीडियो चाहिए मेरे भाई, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वैसे लिंक में भेज दूंगा, लेकिन चैनल पे इजीली मिल जाएगा, लॉग वाला जो वीडियो है ना वो मिल जाएगा, डला हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ठीक है, तो लॉग के शायद 3 लेक्चर है, वो वहां मिल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, बच्चों वाले सवाल करते हैं। यार एक दिव्यांशु ने कल अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसको भी करते हैं अगर टाइम हो। कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है, पता है, पता भी नहीं लगा होगा लेकिन खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे है, इसको मैं कर ले रहा हूँ, और उसके बाद दिव्यांशु ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको आज नहीं तो कभी ना कभी जरूर बताऊंगा, असाइनमेंट तुमको मिल जाएगा, इसका भी सारा कुछ बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो के कॉस अपॉन में लिखा है पाई माइनस 2x, नीचे लिखा है 3, ये लिखा है इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 के लिए, और ये है इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में शायद ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस है तो फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन यही है, फाइंड के इफ f of x is continuous at x equals to पाई बाई 2। पाई बाई 2 भी एक कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू निकालनी है, इजी क्वेश्चन है।
तुम लोग खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं भाई हार मत मान जाना यार। कैलकुलस में आकर के ये प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन उतना अच्छे से नहीं समझ में आता क्योंकि बहुत डीप चीजें हैं ना। कैलकुलस ऐसी चीज है, बहुत डीप है ये। अगर सिर्फ क्वेश्चन कराने हो ना तो मैं तुमको चुटकियों में करवा दूं कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा हर चीज का मीनिंग बताने में चले जाता हूँ कि कंटिन्यूअस है तो कैसे है। अब उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो अच्छा इसलिए क्योंकि उस मेथड से अगर एक बार समझ गए ना तो फिर कहीं भी मार नहीं खाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें क्या होता है, बस शुरुआत में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होती है, जब हम नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, नई नई बातों को समझ रहे होते हैं। फिर बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। कौन लीव मारा बे? हमारी ऐसी की तैसी 23 बच्चे। लीव कौन हुआ मेरे को ये बता दो, बस नाम बता दो मेरे की, इतनी हिम्मत। और बताओ नाम। एक नाम तो पहुंचा मेरे तक, किसने बताया मैं नहीं बताऊंगा। अंश राव लीव हुआ है। और कौन लीव हो गया? मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा आज क्लास के बाद। तो देखो भाई, कंटिन्यूअस दिया हुआ पाई बाय 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आने वाली है, सिर्फ एक ही है ना। तो देखो ध्यान समझना, क्या करेंगे इसमें ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम ना लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहां पर? x टेंडिंग टू पाई बाय 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी एक को भी निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अननोन यहाँ पर सिर्फ एक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, उसके लिए फंक्शन कौन सा ये हो जाएगा? ये हो जाएगा k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। ठीक है, तो ये लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है पाई बाय 2। तो ये लिमिट को सॉल्व करते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, प्लस माइनस कुछ भी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ये मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं जनरल लिमिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, जनरल लिमिट भी निकाली जा सकती है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है ना, तो जनरल लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगी, तो इसको निकाल में डायरेक्ट। तो क्या लिखा है? k cos अपॉन में पाई माइनस 2x लिखा है। ठीक है, क्या किया जा सकता है भाई इसमें, कोई बता सकता है? किसी शूरवीर के पास कोई आइडिया? सर x की जगह पाई बाय 2 प्लस h लिख देंगे और h टेंड्स टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी ना कोई एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। तो राइट हैंड ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं, राइट हैंड पे निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू क्या हो गया? पाई बाय 2 पॉजिटिव। ये क्या लिखा है? k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2 प्लस h, जहां पर h टेंडिंग टू है 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस h cos 90 प्लस थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ यार मैं। cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस के साइन, सर साइन थीटा ही होगा। जो है 90 प्लस थीटा, अबे cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन हो गए। ठीक है, पाई माइनस क्या लिखा है? 2x लिखा है, तो 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के साइन h होल डिवाइडेड बाय पाई, इसको गया तो ये माइनस का पाई और माइनस का 2h, ऐसा ऐसा हो जाए। तो ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के साइन h डिवाइडेड बाई माइनस 2h, माइनस से माइनस गया, k बाई 2 को बाहर ले लो, अंदर वाली चीज 1 बचेगी, तो k बाई 2 बस क्रिएट होगा यहाँ पर। k बाई 2 को अगर बाहर ले लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा है साइन h बाई h जो कि 1 होता है, तो ये क्या आ गया? k बाई 2। तो k बाई 2 अब किसके बराबर होना चाहिए? फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 बराबर है ना। k बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ पाई बाई 2 के बराबर, जो कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो k बाई 2 बराबर होना चाहिए 3 के, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। आंसर लिख लो भाई।
6 आएगी भाई देवदत्ता। भाई ये अंश राव और रोहित क्यों लीव हुए हैं, कोई मेरे को बता सकता है? क्या ये वापस आए? रोहित तो नहीं है, अंश राव भी नहीं है। एनसीईआरटी से होमवर्क लिखो पहले। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। भाई सुनाई दे रहा ना सबको? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, ठीक है। ये होमवर्क है और दूसरा होमवर्क एक असाइनमेंट मिलेगा जो कि मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, एक आध जैसे ये डाउट पूछा था दिव्यांशु ने, वो हो गया, और एक आध क्वेश्चन और है। तो ये जब मैं डाउट बताऊंगा ना, क्लियर करूंगा, तब क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी के पूरे डाउट क्लियर करूंगा तुम्हारे, तो जरूर सॉल्व करना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। जो क्वेश्चन नहीं बने घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कोई ना बने, छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो हम लोग तेजी से नहीं भागेंगे, कैलकुलस की शुरुआत है, जब तक कंटिन्यूटी अच्छे से नहीं हो जाएगा आगे बढ़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद आगे की चीजें, ठीक है। तो आप लीव कर सकते हो, और तो कोई बात नहीं। हाँ, फीस का देख लेना भाई सब, जिसने भी फीस नहीं दी है फीस दे देना।